Hello students, good morning. Welcome back in our new video, and it is the third video on chemical bonding and molecular structure. In this video you will be study about the resonance, okay, Lewis dot structures, polarity of bonds, and partial covalent character in ionic compounds, फजांस रूल, ओके। तो ये सारी चीजें आपको आज के वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए और शुरू हो जाइए। हेडिंग लगाना है रिजोनेंस, RSO। रिजोनेंस होता क्या है? रिजोनेंस क्या होता है? रिजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको हेडिंग को थोड़ा और बढ़ाना है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर सब कहा जाता है। तो बच्चों जब एक, ठीक है ना, जब एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जब एक सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाता है, जब एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाता, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसमें सेम एनर्जी होती है, एटम्स का पोजीशन सेम होता है, उस, ठीक है ना, और उन सारे स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड एज्यूम करते हैं और उस एज्यूम्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा जो है मॉलिक्यूल को डिफाइन किया जाता है। वास्तव में हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली मिलता है, वो वास्तव में पाया नहीं जाता, केवल हाइपोथेटिकल ये बात है, ठीक है ना, कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो इस तरह का होता है, उस तरह का होता है, हम एक्सपेरिमेंट करके उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। आइए, तो जैसे हम मान लीजिए ओजोन की बात करें, ठीक है बच्चों, ओजोन, तो ओजोन में होता क्या है, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। एक लोइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा लोइस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों का हाइब्रिड क्या होगा बच्चों? इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा वो इस तरह का होगा, और यहां पर जो है हम पार्शियल डबल बॉन्ड दिखला देते हैं, इसके बीच भी डबल बॉन्ड दिखला देंगे और इसके बीच भी डबल बॉन्ड दिखला देंगे, ठीक है बच्चों। जब हम देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं तो आता है 100 121 बॉन्ड लेंथ दिखाया है, पिकोमीटर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन अपने सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ देखते हैं 148 पिकोमीटर आता है। ये जो है हम कहीं से भी ये डेटा उठा लिए हैं, लेकिन जब ओजोन में देखा जाता है, ये ओजोन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो आता है 128 किलोमीटर आता है। अर्थात
प्योरली डबल है और न तो प्योरली सिंगल है, ठीक है ना। ओजोन में ऑक्सीजन के बीच का जो बांड है वो न तो प्योरली सिंगल बांड है और न तो डबल बांड है, वास्तव में वह सिंगल और डबल बांड के बीच का इंटरमीडिएट है, यह एज्यूम किया गया बच्चों। और ये जो है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये पूरा मॉलिक्यूल ओजोन के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, व्हेन अ सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओके डज नॉट define accurately a molecule, in that case we write a number of structures with same energy and position of nuclei, okay. These structures are called resonance structures, okay. Resonance structure in ozone, for ozone how many resonance structures are there? There are 2 resonating structures. This one is the first resonance structure, this one is second resonance structure. But none of these can explain ozone molecule accurately. So, which will explain the ozone molecule? This hybrid structure, okay, will explain the ozone molecule accurately. Okay, students? नोट करना है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दिस इज द फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड दीज आर रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट कर लें। हो गया, मिटा दें। चलो आओ बच्चों, अब हम लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका बनाते हैं लुईस डार्ट स्ट्रक्चर? वैसे लुईस डार्ट स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूं बच्चों। लुईस डार्ट स्ट्रक्चर जो है आप यूट्यूब पर टाइप करें, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत जो है आपको मेरा वाला वीडियो मिलेगा लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, उसको आप स्टडी करें। वहां पर बहुत सारा जो है रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको बताया गया है डिटेल में। यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा, बहुत ही शार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए बच्चों को हमको कार्बोनेट आया है, इसका लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। ऑक्सीजन में 6 का 18, और जितने -4 इलेक्ट्रॉन वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। 18 बाई 2 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों सेंट्रल एटम, जो एटम सबसे कम संख्या में होता है वो सेंट्रल एटम होता है, अर्थात C। और ऑक्सीजन को 3 तरफ बना देंगे, कार्बन के तीनों तरफ ऑक्सीजन बना देंगे, और फिर क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और कार्बन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो 24 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 2 जगह खर्च होगा। एक जो है बॉन्डेड बॉन्ड पेयर में, और दूसरा लोन पेयर में। तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया? 3 बॉन्ड पेयर है, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पे कितने बच गए? 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों कार्बन एटम्स का ऑक्टेट पूरा करेंगे।
ये जो 18 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हमारे पास, ये क्या पूरा करेंगे, जो कार्बन वाले एलिमेंट हैं, एटम है, उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे। 6 2 ऐसे 6 2 हो गया। लेकिन इस सेंट्रल एटम का न तो ऑक्टेट ही पूरा हुआ, न तो इसकी कोवैलेंसी ही पूरी हुई। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड में चेंज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन की कोवैलेंसी 4 पूरी हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का 8, इस ऑक्सीजन का भी 8, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। अब इसका यदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यदि आप बनाना चाहोगे तो इसे बना सकते हो बच्चों। ये C है, ये O है, यहाँ पर O है, ठीक है। यहाँ पर एक बार इधर डबल बॉन्ड बना देना, 6 इलेक्ट्रॉन दिखला देना, इस पर 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखाना, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना। एक बार और बना देना, ये कार्बन यहाँ पर इस तरफ डबल बॉन्ड बना देना, इधर सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक है। तो ये 3 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए कार्बोनेट के। कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे इसको दिखलाना पड़ेगा। यहाँ इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 माइनस देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 माइनस, यहाँ पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके ऊपर 2 माइनस देंगे, ठीक है। ये 3 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यदि हाइब्रिड बनाने की बात आती है तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे बनाएंगे, C हो गया, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, ठीक है। और हर जगह जो है ऐसे ब्रैकेट जो है डबल बॉन्ड बना देंगे, 2 माइनस, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। और ये तीनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बनाना है। फिर आपको हम फार्मल चार्ज की बात करेंगे, थोड़ा सा बताइए। वैसे फार्मल चार्ज जो है आप लेवी-स्ट्रास स्ट्रक्चर में खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी मैं बता दूंगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हो गया, चलिए मिटाते हैं और फार्मल चार्ज की हम बात करते हैं। फार्मल, मान लीजिए पहला ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है और ये तीसरा ऑक्सीजन एटम है, तो फार्मल चार्ज Fc कहा जाता है, इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। चलिए Fc फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, पहले ऑक्सीजन एटम के लिए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। नॉन बॉन्डिंग 2 तो 4 तो 6, बॉन्डिंग 2 बाई 2, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, इक्वल टू -1। अर्थात इस पहले वाले आंसर को -1 चार्ज होगा। ऐसे ही फार्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन वाले का फार्मल चार्ज, पहले से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6 होगा, नॉन बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डबल बॉन्ड है, 2 गुना 4 बाई 2, 6 माइनस 4 2 माइनस 2 0। सेकेंड वाले का ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आइए
फार्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 6 होना है, 6 होना है, 2/2 -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 माइनस चार्ज दिया जा रहा है वास्तव में इस फर्स्ट और इस थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम का है चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वहां पे कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है, फार्मल चार्ज ये बतला रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। हो गया, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब CO2 की बात करेंगे बच्चों, लेविस स्ट्रक्चर CO2। तो नंबर आपके इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 4 + 3 2 × 6 12 4 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेंट्रल एटम C हो जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन दो तरह से, एक तो बॉन्ड पेयर के रूप में कितने खर्च हो जाएंगे, 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के रूप में कितने होंगे, 16 - 4 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए लोन पेयर उनको ऑक्सीजन पर निकालेंगे, 2 × 4 × 6 2 × 4 × 6 पर इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि हम यहां से डबल बॉन्ड कर देंगे। अभी भी जो है इस कार्बन का जो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसको मिटाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे। ये हो गया। या एक और हो सकता है बच्चों, ये कार्बन इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तो एक तरफ जो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो हो गया, ये ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8 6 2 8, तो 8 2 10 6 16। ठीक तो है। या दूसरा भी हो सकता है इसका, ये C है, इधर की तरफ ट्रिपल बॉन्ड निकला दोगे, इधर सिंगल बॉन्ड निकला दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन निकला दो, इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला दो। तो ये सब के सब क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सब रिजोनेटिंग लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब के सब सही है। हो गया, मिटाया जाएगा, नोट कर लो। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स जब मिटाते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे बच्चों। बॉन्ड्स में पोल उत्पन्न हो जाते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। The two atoms linking together, okay,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो दीज आर नॉन पोलर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तभी पोलैरिटी आती है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो पोलैरिटी नहीं आती है बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन जो होता है वो क्या करता है, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इस पर चार्ज आ जाता है माइनस का और इस पर चार्ज आ जाता है प्लस का। ठीक, अब देखो यहां पर देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, सो HF molecule is polar in nature। ओके, अब इस पोलैरिटी को दिखलाने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे एरो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ खींचा जाता है उसकी तरफ एरो का हेड होता है और टेल की तरफ प्लस बना देते हैं। ठीक है, ये पोलैरिटी शो कर रहा है। ठीक, डाइपोल मोमेंट is used to describe polarity ओके। पोलैरिटी बताने के लिए क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट यूज किया है। अब हेडिंग लगाएंगे बच्चों डाइपोल मोमेंट। चलिए हेडिंग लगाएं डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charge and the distance between them is known as dipole moment. It is expressed by a Greek letter. Called as mu. ओके, तो फार्मूला बनाइए म्यू इक्वल टू Q इंटू आर। Q क्या है, चार्ज है, and R is the distance between charges.
ठीक है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इतना नोट कर लें बच्चों। इसको तो नोट कर ही चुके होंगे, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई, ओके, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डी बाई, और डी से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। 1 डी बाई इक्वल टू क्या होता है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी गलत हो सकता है बच्चों, ठीक है, तो सही कर लेना। फिजिक्स आप लोग पढ़ते ही हो, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, इसमें भी गलत हो सकता है। नोट करा, हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे इनका डायपोल मोमेंट कितना है, ठीक है। जैसे BeF2, BF3, ठीक है, H2O, NH3, NF3 इत्यादि। मिटा दें, चलो 1 2 3 4। तो आइए हम देखते हैं कि BeF2 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है। BeF2, तो BE ऐसे रहेगा और इधर F और इधर F। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो है हम हेड कितना देंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ प्लस कितना देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू के द्वारा डिफाइन किया था 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, क्या था अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अब है बच्चों BH2O ले लो, ये O है, यहाँ H है, यहाँ H है और 2 लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर। इनका यदि डाइपोल मोमेंट निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, अगेन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लोन पेयर है, इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। तो देखिए ये सबका डायरेक्शन एक तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा ऐड हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट will be added, okay, because all are in same direction। तो म्यू जो होता है वाटर के लिए कितना होता है 1.25 डी बाई, वाटर के लिए म्यू जो होता है कैलकुलेटेड 1.85 जो होता है डी बाई होता है,
ठीक है। आइए अब उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BF3। BF3 चलिए भैया बी बना देते हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसे अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर ये से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाएगा क्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा नीचे की तरफ आएगा। अब देखो ये और ये इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो न्यू जो होगा यहाँ पे 0 होगा। BF3 में डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। ओके, अब NH3 और NF3 में कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। विचार है NH3 और NF3 ओके विचारते हैं। NH3 and NF3, NH3 and NF3। चलिए NH3 बना है नाइट्रोजन, और लोन पेयर यहाँ पे है। NF3 नाइट्रोजन, क्लोरीन, 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 लोन पेयर। चलिए अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। NH3 में क्या होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन। सभी एक डायरेक्शन को ऊपर वाला ऊपर जा ही रहा है, जानते ही हैं लोन पेयर का, ठीक है। तो R डाइपोल मोमेंट्स will be added because they are acting in same direction, same direction। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, नाइट्रोजन और फ्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए अब ये तीनों, तो इन तीनों का जो होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये देखो पहले दूसरे तीसरे का रिजल्टेंट नीचे की तरफ और लोन पेयर का ऊपर की तरफ, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट will be less than NH3, okay, because ये मान लीजिए कि पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, विकास, ठीक है। फोर्थ इज सब्ट्रैक्टेड
और इसमें सब जोड़ा जा रहा है, 4 बचा जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 जोड़ा रहा है, तो ज्यादा होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या बतलाता है? कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर। ओके, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट tells the ionic character in covalent compound। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा उसमें उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% any bond is neither 100% covalent ना 100% आयनिक। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए डाइपोल मोमेंट। अब आयनिक कंपाउंड है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, उसके लिए हम फाजांस रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फाजांस रूल। ठीक है, तो अब लिखेंगे पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। हेडिंग लगाइए, पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स is discussed by Fajan's rule। फाजांस रूल, फाजान रूल के द्वारा जो होता है आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर पता किया जाता है। ठीक, तो फाजान का रूल कहता क्या है? पहला लिख लेंगे 1 है, स्मॉलर द साइज ऑफ, स्मॉलर द साइज ऑफ cation and larger the size of anion। ओके, कीटान का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कीटान का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, इससे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। दूसरी बात बच्चों, ग्रेटर द चार्ज ऑन कीटान, ग्रेटर द चार्ज on cation, greater the charge on cation, greater the covalent character, greater the covalent character।
और तीसरी बात है बच्चों, हजाम का एक तीसरा रूल है, फॉर केटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, same size and charge, the one with electronic configuration n माइनस, सॉरी इसको हम लिखते हैं रूट से, n माइनस 1 dn ns 0 will have greater covalent character than the one with electronic configuration NS2 NP6। ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया भाषण, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्मॉलर साइज, छोटा साइज है, न्यूक्लियस हो गया और ये केटायन हो गया, केटायन का साइज हो गया जितना छोटा रहेगा, और एनायन इसका साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसको डिस्टॉर्ब कर देगा, उतना ही ज्यादा इसको डिस्टॉर्ब करेगा, तो शेयरिंग हो जाती है। इसी को तो कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे कि बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तो जब केटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो केटायन क्या करता है, एनायन का जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है ये एटम का जो शेल होता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है आयनिक में। ठीक है, आगे क्या है, ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन ग्रेटर द कोवैलेंट। मान लीजिए इसमें ज्यादा चार्ज है और इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा, इस पर 1 चार्ज है, मान लीजिए 2 चार्ज वाला है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ही स्ट्रांगली जो है एनायन के आउटर मोस्ट शेल वाले एटम को मतलब अटैक करेगा, इससे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक, अब आइए हम तीसरे को एक्सप्लेन करने के लिए एक डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम लेते हैं। हमारा डी ब्लॉक है एटम है मान स्कैंडियम, एक तो इसमें चलेगा फिर से एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। अब मान लें स्कैंडियम +1 होता है, सब कुछ यहाँ तक वही रहेगा, ये 3d1 आ जाएगा, 4s1 हो जाएगा। ऐसे स्कैंडियम डबल पॉजिटिव है, सब कुछ वही रहेगा, 3d1, 4s0। ठीक है, इसको देख लें, दिखाई पड़ना चाहिए बच्चों, नहीं दिखाई पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब देखें सोडियम का यहाँ लिख दे रहा हूं, सोडियम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सोडियम केटायन बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 3s, यहाँ पर
1s2 2s2 2p6 3s0। तो अभी ये जो वाला ये डी फ्लैट एलिमेंट वाला जो होगा है ना, देख रहे हैं n-1 डी एन जो कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा ये इसमें ज्यादा जो है कोवैलेंट कैरेक्टर होगा इससे ये केटायन जो है ये ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है और ये वाला जो है ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है। तो लिख सकते हैं आप स्कैंडियम हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर चल नहीं रहा है मार्कर देन सोडियम वाई ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था जब आप लोग पढ़े थे पीरियोडिक सेक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, डी वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है शिफ्टिंग इसकी पुअर होती है, आप जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम साथ करवा देते हैं, फिर आप आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। मिटा जाए ओके। क्वेश्चन है आपका सुन कि अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in increasing order of ionic character कौन कौन से हैं कंपाउंड LiO K2O N2 SO2 and Cl3। तो बच्चों देखा जाए तो सबसे कम इसका आयनिक कैरेक्टर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं हो, नाइट्रोजन का जो होगा सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा। फिर उसके बाद बच्चों ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल नॉन मेटल, ये मेटल नॉन मेटल, ये लोगों में बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। ये दोनों नॉन मेटल इसका आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम 16 ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बहुत इसका कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यह O2 हो जाएगा। उसके बाद Cl3 हो जाएगा। अब आइए ऑक्सीजन फ्लोरीन देखा जाए तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह बहुत ही ज्यादा आयनिक होगा, K2O से कम होगा। तो यही जो है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।